हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में परामर्श के प्रकार जानेंगे। यानी इससे पहले हम निर्देशन और परामर्श के बारे में जान चुके हैं। परामर्श के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यानी कितने प्रकार की होती हैं। आज अनेक क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर परामर्श विभिन्न रूपों को उपयोग किया जा सकता है। एक युग था जब परामर्श की औपचारिक प्रक्रिया के अभाव में ही परामर्श का कार्य संपन्न किया जाता था। मानवीय संबंध के आधार पर किसी को कुछ सुझाव दे देना ही परामर्श समझा जाता था, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जटिलताओं को निरंतर वृद्धि ने विश्व के बुद्धिजीवियों समुदाय के धीरे धीरे इस तथ्य का अनुभव करा दिया कि व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के अस्तित्व को यदि सुरक्षित रखना है, यदि समस्त दिशाओं में सतत एवं समन्वित प्रगति करनी है, तो व्यक्ति के प्रगति एवं विकास पथ पर आने वाली समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए और इसके लिए शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रियाओं को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस अनुभूति के फलस्वरूप ही परामर्श की प्रक्रिया का विकास किया गया और आज अनेक क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर परामर्श विभिन्न रूपों को उपयोग किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम R.W. व्हाइट ने किया। इनके अनुसार यानी मनोवैज्ञानिक उपबोधन का संदर्भ अपेक्षाकृत एक समान क्रियाकलापों की विभिन्नता से है। इनको विधेयात्मक ढंग की अपेक्षा निषेधात्मक तरीके से लक्षित करना सहज है। अपनी विशिष्टीकरण क्रियाओं, मुक्त साहचर्य, व्याख्या, प्रत्यारोपण एवं स्वप्न विश्लेषण से मुक्त विश्लेषण को उन क्रियाकलापों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। वे सम्मोह, स्थायी संश्लेषण, मनोनाटक इन सभी विशिष्ट साधनों को युक्त नहीं करते। वे केवल सेवार्थी व चिकित्सक के बीच होने वाली वार्तालाप पर ही निर्भर करते हैं। यह बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में होती है। यानी जो परामर्श है मनोवैज्ञानिक परामर्श, इसमें प्रश्न उत्तर के रूप में बातचीत होती है। अतीत के इतिहास के पुनर्निर्माण या वर्तमान समस्याओं पर वाद विवाद का रूप ग्रहण कर सकती है। यह सेवार्थी द्वारा भाव विभोर होकर किया गया स्वतः वितरण हो सकता है। इसके विपरीत चिकित्सक सेवार्थी को सब कुछ कहलाने हेतु प्रयास करता है। यानी चिकित्सक उत्साहित कर सकता है, जानकारी प्रदान कर सकता है, अनेक परामर्श के समान अर्थ के अंतर्गत किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता एक चिकित्सक के समान होता है तथा उपबोधन चिकित्सक का इसे एक प्रकार माना जाता है। इसमें सामान्य बातचीत के माध्यम से परामर्शदाता सेवार्थी को उसकी दबी हुई इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों की अभिव्यक्ति में सहायता करता है। इस कार्य के अंतर्गत उपबोधक सेवार्थी को आवश्यक सुझाव और सूचनाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही उसे आशा भी बंधाता है, जिससे सेवार्थी अविरल गति से स्वयं की समस्याओं, भावों की अभिव्यक्ति कर सके। दूसरा मनोचिकित्सात्मक परामर्श यानी साइकोथेरापेटिक काउंसलिंग। स्नाइडर के शब्दों में यानी एक परिभाषा समझ लें, मनो उपचार वह प्रत्यक्ष संबंध है। ये जो मन का उपचार है वो ऐसा साक्षात संबंध है जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों के सामाजिक कुसमायोजन वाले संवेगात्मक दृष्टिकोणों में सुधार के लिए शाब्दिक माध्यम से सचेत रूप से प्रयास करता रहता है तथा जिसमें विषयी यानी सेवार्थी सापेक्ष रूप में स्वयं के व्यक्तित्व के पुनर्गठन से परिचित रहता है, जिससे वह जीवन यापन कर रहा है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि
कि मनोचिकित्सात्मक साक्षात्कार के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष में उपबोधक यानी उपबोधन दृष्टिकोणों में सुधार से संबंधित होता है, यानी वे दृष्टिकोण जो सामाजिक कुसमायोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा पक्ष क्या है? मनोचिकित्सात्मक परामर्श के निरंतर सेवार्थी में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनसे वह परिचित रहता है। चिकित्सात्मक शब्द चिकित्सा एवं औषधि के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इस शब्द को जब उपबोधन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो यह शब्द मात्र उन क्रियाकलापों के प्रतीक के रूप में माना जाता है जो सेवार्थी की कठिनाइयों के निराकरण में सहायता करते हैं। फिर अगला है नैदानिक परामर्श यानी क्लिनिकल काउंसलिंग। सर्वप्रथम इसका प्रयोग एच.बी. पेपिंस्की ने किया। पेपिंस्की महोदय का ये कहना है कि नैदानिक उपबोधन का एक प्रारूप है। नैदानिक उपबोधन का मतलब है पूर्ण रूप से न दबे, न अक्षम, न बना देने वाले असाधारण कार्य व्यवहार से संबंध यानी इंद्रिय या आंगिक के अलावा कुसमायोजन का निदान व उपचार। और क्या है इसका? उपबोधक एवं सेवार्थी के बीच मुख्य रूप से वैयक्तिक और आमने सामने का संबंध। इससे क्या स्पष्ट होता है कि नैदानिक परामर्श का संबंध व्यक्ति के सामान्य कार्य व्यापार से संबद्ध कुसमायोजन से है। इसके अंतर्गत उपबोधक व सेवार्थी का प्रत्यक्ष संबंध निहित होता है। नैदानिक शब्द शक्ति को उसकी अभूतपूर्व समग्रता में अध्ययन करने की विधि को संदर्भित करता है। इसके माध्यम से विशेष व्यवहारों का अवलोकन किया जा सकता है और विशिष्ट गुणों को निष्कर्ष रूप में आत्मसात किया जा सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य व्यक्ति विशेष को समझना और सहायता करना ही होता है। इसके बाद वैवाहिक परामर्श यानी मैरिज काउंसलिंग। वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत उपयुक्त जीवन साथी के विवाह हो चुका है तो उसे वैवाहिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए परामर्श दिया जाता है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण विदेशों में परिवार अत्यधिक तीव्र गति से विघटित हो रहे हैं। यही कारण है कि विदेशों में वैवाहिक परामर्श की अत्यधिक आवश्यकता अनुभूत की जा रही है। हमारे देश में महानगरों की दशा बहुत सीमा तक विदेशों के समान ही हो रही है। यहाँ पर भी वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता को व्यक्ति गहनता में अनुभव करने लगे हैं। फिर है व्यावसायिक परामर्श यानी वोकेशनल काउंसलिंग। व्यावसायिक परामर्श का केंद्र व्यक्ति अथवा सेवार्थी की वे समस्याएं हैं जो किसी समस्या के चयन अथवा व्यावसायिक हेतु तैयारी करते समय उसके समक्ष उत्पन्न होती हैं। इंग्लिश के अनुसार व्यावसायिक उपबोधन उन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जो सेवार्थी द्वारा किसी व्यवसाय के चयन अथवा उसकी तैयारी की समस्याओं पर केंद्रित होता है। ये इंग्लिश महोदय ने कहा था। इसके बाद है छात्र परामर्श यानी स्टूडेंट्स काउंसलिंग। छात्र परामर्श छात्रों की समस्याओं से संबंधित होता है, जैसे शिक्षक संस्थाओं को चयन करने से संबंधित समस्या, अध्ययन विधियों, समायोजन एवं पाठ्यक्रम के चुनाव, इन सब से संबद्ध सूचनाएं, छात्रों के समग्र शैक्षिक वातावरण की समस्याएं से यह परामर्श संबंधित होता है। नैदानिक परामर्श तथा छात्र उपबोधन में अंतर मात्र यह है कि छात्र उपबोधन के अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल चरित्र शैक्षिक होता है। इस प्रकार शिक्षा का उपयोग व्यक्तिगत संपर्क की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं से होता है। इस प्रकार छात्र परामर्श शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का प्रयोग वैयक्तिक संपर्क के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। फिर है स्थानापन्न परामर्श यानी प्लेसमेंट काउंसलिंग। स्थानापन्न परामर्श सेवार्थी की उनकी अभिरुचियों
दृष्टिकोणों तथा योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायता करता है। मतलब सेवार्थी जिस प्रकार के पद या कार्य के अनुरूप योग्यता में नियुक्ति प्राप्त करने में नियोजन उपबोधन सेवार्थी की सहायता करता है। परामर्श के ये जो प्रकार थे ये मात्र समस्याओं के उन क्षेत्रों को संकेत प्रदान करते हैं जिनके लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी जिस व्यक्ति के लिए जिस परामर्श की आवश्यकता होती है उसी तरीके का परामर्श दिया जाता है। सेवार्थी द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं की प्रकृति पर ही परामर्श का प्रकार निर्भर करता है। रोजर्स एवं बेलन के मतानुसार उपबोधन को प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति में रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए, न कि आवश्यक समस्या में ही। यह स्वीकार करने पर व्यक्तिक समस्याओं में परामर्श देने और शैक्षिक व्यावसायिक कठिनाइयों में परामर्श प्रदान करने में कोई मुख्य अंतर परिलक्षित नहीं होता है। दोनों विद्वानों एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना होता है और परामर्श का केंद्र सेवार्थी का व्यक्तित्व ही होता है। ये क्या था? परामर्श के प्रकार थे। तो निर्देशन और परामर्श तो हमने कर लिया। इस बीएड पाठ्यक्रम की बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का लास्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम मुख्य बिंदुओं को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। कंपटीशन के हिसाब से ही हम अब अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।